अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और एक से दूसरे रोज़ पीटीआई की मुसलसल दूसरी अदालती फ़तह इसलिए कि कल जो रिज़र्व सीट्स का मामला था उस पर उनके हक़ में फ़ैसला आया और पीटीआई को रिज़र्व सीट्स मिल गई। और आज जो इद्दत केस बनाया गया था, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी जिनको सज़ाएँ भी मिली थी, आज उनको इस केस से बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। वो अलग बात है कि राना सनाउल्लाह साहब जो ये कहते थे कि हुकूमत की कोशिश होगी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में इमरान खान साहब को जितनी मुमकिन है उतना हमने अंदर रखना है, वो शायद इसमें कामयाब भी होंगे। यही वजह है कि अभी यह केस की रुकार भी जारी हो गई, लेकिन बावजूद इसके कि दीगर केस भी डालिए। 9 मई का भी हो गया। एक और तोशाखाना का केस है जिसमें पुलिस इस वक्त अडयाला जेल के बाहर है और चूँकि रुकार जारी हो चुका है तो पहले शायद रिहाई अमल में आएगी और उसके बाद फौरी तौर पर एक दफ़ा फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। आज जब ये फतह हुई और बाइज़्ज़त बरी हुई अदालती फैसले के बाद, जो बैरिस्टर गौहर साहब जो पीटीआई के, वो अदालत के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। शॉर्ट क्लिप है, सुनते हैं। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे, एक अलकादर उसमें खान साहब की बेल है, दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए, ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। इस फैसले पे हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। ये कौम को आजाद अदलिया की मुबारक हो। अच्छा, आई मस्ट से कि ये चीज़ कम अज़ कम खुश आइंद है कि कल जिस तरह से रिज़र्व सीट का आया उस पर तमाम जो सियासी जमातें दीगर उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार किया, चाहे वो उससे खुश थे या ना खुश थे, लेकिन उन जिनको तनकीद करनी थी उन्होंने तनकीद भी की। लेकिन इद्दत वाले फैसले पे कम अज़ कम अभी तक किसी ने इस पर कोई बात नहीं की है। जो पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह साहब से ये पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा ये पर्सनल मामला है। तो कम अज़ कम इतना सेंस प्रिवेल कर गया है हमारी सियासी जमातों में कि कम अज़ कम इस केस को लेकर अभी तक किसी ने किसी किस्म के कॉमेंट्स नहीं दिए। ख्वाजा आसिफ साहब आज बात कर रहे थे, लेकिन वो भी कल के केस पे यानी रिजर्व सीट के मामले पे गुफ्तगू कर। क्लिप देखते हैं। कल का फैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आईनी फैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे। ये जो सिचुएशन अराइज हुई है इससे इतना बड़ा जो है एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। मैं समझता हूँ कि ये को हमारे कौमी मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह का फजल है, हमारे इस वक्त भी 209 मेंबर हैं। कादी नज़र में ये फैसला जो है ये आइन की बहुत सी शिकों के ये उसकी भी वायलेशन हुई है। मेरा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मुल्क कौम के लिए अच्छा कोई फैसला नहीं है, वो किस हिसाब से बुरा है वो बेहतर समझते हैं। प्रोग्राम में आगे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो इद्दत केस में जो फैसला है और जो इद्दत केस था उसकी अहमियत सिर्फ सियासी नहीं है। ये फतह सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की नहीं है, ये फतह पाकिस्तान में रहने वाली हर उस औरत की है जो ये समझती थी कि ये इंतहाई एक औरत का ज़ाती मामला होता है। और अगर इस किस्म के पेंडोरा बॉक्सेस और इस किस्म की बातें अगर अदालतें जाएंगी तो जिस किस्म की समातें हुई, जिस किस्म के सवाल जवाब हुए, जिस किस्म की सारी हेयरिंग हुई, उसमें हर औरत का सर शर्म से झुक गया और हर औरत में पाकिस्तान की एक गम और गुस्सा भी पाया जाता था। बहरहाल इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार है एयर वाई न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम मेहर बुखारी साहबा। थैंक यू वेरी मच मेहर बुखारी साहबा आपके टाइम का। मेहर बुखारी साहबा, अगर मैं ये कहूँ और जो कहा जा रहा है कि ये हर औरत तक के दिल की आवाज़ थी, क्योंकि हर औरत पाकिस्तान की उसको शदीद गम और गुस्सा था इस बात पे कि उसके मामलात, उसके इंतहाई ज़्याती नौयत के मामलात, चाहे वो किसी एक औरत के हों, जिस तरह से उनका मजाक बनाया गया और एक बड़ी अदालत में जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, आप किस तरह से देखती हैं इस केस को और इस की नौयत को? बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, सिंपल सी बात है कि इस केस के बड़े दूररस मंफी असरात होने थे। एक तो ज़ाती तौर पे आपको बताऊं, बतौर सहाफ़ी हम हर चीज़ कवर कर लेते हैं, मगर मैं इतने ज़्यादा शशोपंज और एक ज़ाती तौर पे एक एम्बैरसमेंट से गुजरती रही इस केस को कवर करते हुए, क्योंकि सियासी नौयत से हटके इसकी सोशल रामिफिकेशंस जो हैं वो इतनी संगीन है और इसकी जो ऐसे पहलू इस केस में उजागर किए गए कि जो हम एक आपस में भाई और बाप के साथ बैठे हुए भी पब्लिकली ड्राइंग रूम्स में भी अपने जो चीजें नहीं डिस्कस करते वो खुली कचहरियों और अदालतों के अंदर डिस्कस हुई हैं। अब आप मुलायजा फरमाइए कि आखिरी मिनट तक खाबर मानेका ने कोशिश की कि ये केस जो है ये मजीद तवालत इख्तियार कर जाए, ऐसी ऐसी दरख्वास्तें दायर की
उन्होंने अभी आखिरी मिनट के ऊपर भी जिस तरह के उन्होंने कहा कि मुल्जिमा के जो वकला हैं उनकी तरफ से जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनकी माहवारी की 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने रखे गए हैं, तो लिहाजा बराए मेहरबानी आप 2018 ऑनवर्ड्स जो हैं वो मेरी साबका बीवी के माहवारी का जायजा लें। मेरा मतलब है खुदा की पनाह, अल्लाह माफ करे, आप सोचें कि जिस दिन ये दरख्वास्त आई भी, इवन एज अ जर्नलिस्ट जो हम हर चीज कवर कर लेते हैं, आई वॉज सो डीपली एम्बेरस्ड एंड डीपली डिस्टर्ब्ड कि मेरा मतलब है कि अब हम ना सिर्फ अदालतों में ऐसी दरख्वास्तें दे रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वो टीवी पे चल रहा है, किसी एक खातून के लिए भी ऐसी बात करना कि मेडिकल बोर्ड बिठाइए, एक्सपर्ट बिठाइए, जायजा 2018 ऑनवर्ड्स लिया जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का, इट इज जस्ट सो डिस्पिकेबल एंड ट्रैजिक। और ये सारा कुछ फकत इसलिए कि भाई 2018 से ये काम कीजिए, ये कैरेक्टर असैसिनेशन या किसी को जलील करने वाली बात नहीं है, तो और क्या है? मुझे आप किसी और तरीके से समझा दीजिए कि इससे क्या उन्होंने अचीव करना था। दूसरी दरख्वास्त उन्होंने डाली कि किसी का जाती बयान नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता कि इद्दत का दौरानिया क्या होगा, ये 39 दिन तो कम है, इसके ऊपर भी आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल बिठाइए, उलमा से राय लीजिए, ये 90 दिन वाली बात होनी चाहिए। गो के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, फतवे हों उलमा की जानिब से। मुफ्ती मुनीब जिन्होंने खुद निकाह पढ़वाया, जिनको आपने खुद गवाह की हैसियत से पेश किया, उनका अपना बयान ये है कि 39 डेज इज इनफ, यानी कि, और उन्होंने ये बल्कि 2 टोक अल्फाज में कहा है कि औरत का कह देना ही काफी है। तो ना सिर्फ फैसले सुप्रीम कोर्ट के, उलमा के फतवे, मुफ्ती मुनीब का अपना बयान इस तरह का, बल्कि हमारे अपने अदालती नजीर और प्रेसिडेंट्स मौजूद रहे हैं। मुफ्ती सईद, अच्छा महर, एक बात और वो ये कि आप तोशाखाना केस है, ठीक है, आप बनाएं, आप करप्शन के केस बनाएं, आप उस 190 मिलियन पाउंड वाला केस बनाएं, इवन दो अगर आप साइफर वाला केस बनाएं, लेकिन वो क्या माइंडसेट था? मेरी कम से कम समझ से बाहर है। वो क्या माइंडसेट था जिसमें ख़वातीन के अंदर इतना गम गुस्सा था और उसका बैकलैश भी आया। स्टिल अगर बात की जाए तो जो पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी से हो या ना हो, एक शर्मिंदगी और जिल्लत का ये बाइस बना। ये क्या माइंडसेट है कि ये वाला केस बना दो, मतलब ये वाला केस भी अदालतों में रगेद दो? देखिए, हमने हर किस्म के सियासी केसेस बनते देखे हैं, बल्कि इमरान खान के दौर में भी हर किस्म के भोंडे केसेस बनते देखे हैं। तब की हिज़्ब इख्तिलाफ जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल थे, और उनको बहुत बुरी तरह विक्टिमाइज होते देखा है हमने। मगर ये तमगा यकीनन इस डिस्पेंसेशन को हासिल है। जो बात एक गलत बयानी से शुरू हुई, और गलत बयानी थी, उसमें कंफ्यूजन थी। इमरान खान का कहना कि नहीं, जनवरी 2008 में नहीं बल्कि फरवरी 2008 में मैंने निकाह किया, बल्कि बाद में उनके मुफ्ती का कहना मैंने 2 निकाह किया, और फिर तीसरी उनका खुद आके कहना नहीं मैंने पहले भी किया था और बाद में इवेंट किया। मेरा मतलब ये गलत बयानी है। मगर ये गलत बयानी एक शरई गैर कानूनी निकाह की सूरत कब इख्तियार कर गई, कब ये कैरेक्टर असैसिनेशन की शक्ल इख्तियार कर गई, कब ये इतनी घटिया शक्ल इख्तियार कर गई जिधर सब औरतों की बापर्दा चीजें और पर्सनल साइकिल्स जो है वो सरेआम डिस्कस होना शुरू हो गई। ये तो आई थिंक एट एन ऑल टाइम लो पे है। बाकायदा हम लोग जिसे कहते हैं ना, हमारे इक़दार, हमारे असूल, बहैसियत एक मुआशरा, हमारे पर्दे, हमारी वैल्यूज, वो सब कुछ चाक कर दिया, वो आगे गुजर गए हम। और आपको एक बात बताऊं नादिया, मुझे इस बात के ऊपर मैं पॉइंट आउट कर दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये गटर केस है। उन्होंने तो ये इतराफ किया कि ये गटर केस है, ये एटलीस्ट उनका बड़ापन है। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का मुझे आप एक लीडर दिखा दें जो इतना, और लीडर्स आदमियों को तो चले छोड़े, औरत एक दिखा दे जिसने कहा हो कि ये घटिया केस है, ये नहीं होना चाहिए। औरतें भी अपने सियासी विक्टिमाइजेशन के अंदर इतनी रल मिल गई हैं कि दे आर नॉट इवन लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। इट इज सो ट्रैजिक। मेरा मतलब है कि वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बात बताऊं, हर मुआशरे का लीडर जो होता है ना, वो उसको बहरान से निकालने के लिए किरदार अदा करना होता है। उसमें उसका काम होता है रहनुमाई करे। ये हमें जो है बद से बदतर कर रहे हैं। ये हमें मजीद और एक ऐसे उसके ऊपर एक स्लिपरी स्लोप के ऊपर ले गए हैं कि जो बचा कुचा शर्म और हया के पर्दे थे ना, वो भी इन सब ने चाक कर दिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। थैंक यू वेरी मच महर बुखारी साहिबा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अलावा हमारे पास तो शायद अल्फाज भी ख़त्म हो गए। जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब की ये बात कर रही थी, और हकीकत भी है कि उन्होंने इसको गटर केस करार दिया था, लेकिन हैरत होती है मुझे मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन पर। वेरी ट्रू, क्योंकि इस साथ जो उनकी अपनी लीडर हैं वो एक खातून है, मरीम नवाज साहिबा, उनके साथ जो उनकी पूरी जो कैबिनेट है
جو مین ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے وہ خواتین ہیں، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے یہ بات کی. آپ پولیٹیکلی آپ جو بھی بات کریں، جتنے بھی ڈفرینسز ہو، جتنی بھی آپ کرٹیسزم کریں، لیکن اس حد تک نہ گرے کہ کل آپ کا بھی اور ہم سب کا اٹھنا مشکل ہو جائے. اچھا میں بریک لے لیتی ہوں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان پہ اس حوالے سے ہی بات کریں گے، کل کے معاملے پر بھی بات کریں گے کہ اب پی ٹی آئی آگے کیا ارادہ رکھتی ہے اور اس کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو عدت کیس کا فیصلہ آیا تھا اس کے جو باعزت طور پہ جس میں بری ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا یہ فیصلہ، جس میں جو عدت کیس میں جو کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزائیں کالعدم قرار دی گئیں. سول جج قدرت اللہ نے 3 فروری کو 7 سال کی قید کی سزائیں سنائی تھیں، جس کو سیشن جج افضل مجوکا نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو باعزت طور پر بری کیا ہے. عدالت کا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہائی کا روپکار بھی جاری کر دیا اور جج افضل مجوکا نے سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. خاور مانیکا کی میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے سے متعلق دونوں درخواستوں کو مسترد کیا. درخواست گزار کو 6 سال بعد یاد آیا کہ دوران عدت نکاح ہوا. عدالت کا یہ کہنا تھا. علی محمد خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی محمد خان صاحب، ایک تو کل پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس مل گئی. پی ٹی آئی کے دن اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، اگر کچھ مزید روڑے اٹکائے جا رہے ہیں نہ اٹکائے جائیں، لیکن بہرحال کچھ پلاننگ انسان کرتے ہیں، کچھ پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور آج کا جو عدت کا فیصلہ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سیاسی کیسز اپنی جگہ، لیکن آج کا جو فیصلہ تھا اس کی اپنی ایک اہمیت تھی. کیس جو تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و آل محمد. آج کا کیس ایک تو پولیٹیکلی بڑا اہم ہے اور ہماری اخلاقی قدروں کی گراوٹ پہ عکاس ہے. اس کی میں وضاحت کروں گا بریفلی. اور دوسرا نقطہ جو شاید اس سے بھی اہم ہے، جو شاید میرے آپ کے ایون عمران خان صاحب سے ہم سب سے زیادہ اہم نقطہ ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا. پہلے نقطے پہ میرا عرض یہ ہے کہ مقابلے میں ایک رواداری جو ہے وہ مزہ کرتی ہے. زمانہ قبل مسیح سے لے کے آج تک انسانی تاریخ میں کچھ ریٹن اور کچھ ان ریٹن لاز ہوتے ہیں انسانیت کے. جنگوں کے اور جنگلوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. وہ وقت جب مخالفین کا کلیجہ چبایا جاتا تھا اور مخالفین کی آنکھیں نکال دی جاتی تھیں اور سر قلم کیے جاتے تھے، اس وقت بھی کچھ ریٹن اور ان ریٹن اصول تھے. وہ یہ تھا کہ مخالف کی عورت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا، اس کے بچوں کو بزرگوں کو نہیں تنگ کیا جاتا تھا. جنگ کے دوران بھی کھیتوں کی، باغات کی، درختوں کی حفاظت کی جاتی تھی. ہاں، جو تلوار اٹھاتا تھا اس سے تلوار پہ وار کیا جاتا تھا، لیکن جو تلوار رکھ کے سفید جھنڈا اٹھا لیتا تھا اس کو امان ملتی تھی. یہ زمانہ جاہلیت کے اصول بتا رہا ہوں، آج کے نہیں. اور آج کیا ہم نے دیکھا؟ آج کی سیاست میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کوئی یہ سوچے کہ عمران خان آپ کو بہت برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیاست آپ کو بہت بری لگتی ہے. پاکستان کے لیے ہم سمجھتے کر رہے ہیں. میری تو I would say کہ میری یوتھ وہ ٹائم جب میرے کولیگز امریکہ اور یو کے ادھر جا کے لاء میں اور انجینئرنگ میں اپنی زندگیاں بنا گئے، میں سمجھتا ہوں اصل زندگی ہماری بنی ہے. یہ میری سوچ ہے، اس سے کوئی اگری نہ کرے. وہ یہ ہے کہ اس جوانی نے کہیں صرف ہونا تھا، پاکستان کے راہ میں صرف ہو گئی. کیا کر لیتا؟ کچھ کروڑ روپے زیادہ کما لیتا، لیکن جو عزت کمائی جو اللہ کے در میں سمجھتا ہوں ہم لے کے جائیں گے کہ حضور یہ ملک کے لیے ہم لے کے آئے ہیں. یہ موقع ہمیں کس نے دیا؟ عمران خان صاحب نے دیا. ٹھیک ہے، کوئی لوگ اس سے ڈس ایگری کریں گے عمران خان کی سیاست سے کہ خان صاحب کا یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس لیول پہ عمران خان کے خلاف یہ لوگ گئے ہیں نیچے، اس لیول پہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا. جس طریقے سے اس ہفتے عمران خان صاحب کی وائف کے بارے میں نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک پی ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو ٹاکس چلائی گئیں، وہ باتیں جو گھر میں بڑے پردے میں والدہ محترمہ اپنی بیٹی کو بتاتی ہیں، جس سے بھائی اور شوہر اور بیٹا اس کو پتہ نہیں. آپ نے میڈیا پہ جا کے بغض عمران میں یہ سارا کچھ کر دیا. آپ نے اپنی اخلاقی قدروں کی وہ دھجیاں بکھیری ہیں، اور یہ سارا میاں نواز شریف دیکھ رہے ہیں، مریم بی بی دیکھ رہی ہیں. وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہے، یہ سابق وزیر اعظم ہے.
क्या आपकी इजाजत से ये सारा हो रहा है? आप कैसे ये अलाउ कर सकते हैं? आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? क्यों ऐसा किया गया? तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत एक गिरा हुआ केस था, और अल्लाह के करम से वो जो हम पढ़ते थे ना कि वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ने साबित किया। क्या आपने सरे बाजार इमरान खान की इज्जत नीलाम करने की कोशिश की? अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत रखी। उससे दूसरा नुक्ता जो मैं समझता हूं जो इससे भी ज्यादा अहम है वो ये है कि देखें, मैरिज इज अ वेरी सेक्रेड इंस्टीट्यूशन इन इस्लामिक लॉ, और जब एक शादी है तो हमारा जो आइली निज़ाम है फैमिली लॉज का, जो कुरान और सुन्नत पे ताबीर है, वो ये है कि जब एक शादी बन गई तो इस्लामी माशरा उसको बचाने की कोशिश करता है। अब फॉर वट एवर रीजन मानिका साहब और बुशरा बीवी की शादी खत्म हो गई और उसके बाद उनकी एक और शादी हो गई, वो शादी हो गई, उनकी तलाक हो गई थी। अब इस शादी को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए जिसकी भी। अब ये इसलिए अहम है ये केस कि अगर ये केस में खुदा न खास्ता फैसला खिलाफ आ जाता तो बेशुमार हमारे मुल्क में हमारी खवातीन वैसे ही उनको मुश्किलात का सामना है, बेशुमार शादियां ऐसी हैं क्योंकि पहले ही हमारे मुल्क में, हालांकि हमारा आखिरी बात इस पे मुझे 30-35 सेकंड दे दीजिए, हमारा दीन हमें तरगीब देता है कि वो खवातीन जो किसी भी रीजन किसी भी वजह से मुतल्लिका हो जाती हैं, देयर डिवोर्सी से शादी करने का रुझान नहीं है हमारे मुल्क में, तो जो कोई खवातीन दोबारा अपना घर बसा लेती हैं उनकी सारी शादियां एट रिस्क हो जाती हैं कि खुदा न खास्ता गलत या खिलाफ फैसला आ जाता। मैं समझता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन इस सारी लड़ाई में, इस सियासी लड़ाई में बहुत से चेहरे बेनकाब हुए और बहुत से लोग जिनका कोई पर्दा था वो जमीन की उस तहों तक नीचे गए हैं जिसमें इंसानियत नहीं जा सकती, लेकिन ये लोग गए हैं, उन्होंने बताया है कि सियासी मुखालफत में ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब, अब मामला ये है कि तोशा खाना केस हो और उसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो या ये साइफर केस हो और अब ये इद्दत वाला केस हो, बज़ाहिर तो इमरान खान साहब की ज़मानतें भी हैं, कुछ अदालत जो है वो मौत से सज़ाए मुअत्तल भी हैं और इसमें बाइज़्ज़त बरी भी हैं, लेकिन इत्तलात तो अब यही है कि दोबारा से गिरफ्तारी डाल दी गई है। नया तोशा खाना एक केस बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो तोहफे थे वो 30,000 से ज़्यादा मालियत के आप ले ही नहीं सकते थे वगैरह वगैरह। हमें आपको सबको पता है कि बहरहाल है तो मामला सियासी, तो अब एक उनको जेल में रखना ही मकसूद है। तो राना सनाउल्लाह साहब, बल्कि मैं कोई ज़रा चलाना चाहूँगी राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट, जो कुछ अर्से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात भी की थी, ज़रा कोई प्ले कीजिएगा प्लीज़। अगर मुल्क के एक अहम मिनिस्टर आके ये बात कर रहे हैं या एक अहम एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर के हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत की कोशिश होगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में रखा जाए, तो फिर क्या किसी को कोई शक रह जाता है यूनाइटेड नेशन की उस वर्किंग ग्रुप की उस रिपोर्ट पर जिसमें कहा गया है कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया इमरान खान की रियासत को, उन्होंने उसको सियासी भी करार दिया कि मिस्टर खान को गैर कानूनी हिरासत में रखे पर हर्जाना अदा किया जाए, उनको फौरी रिहा किया जाए। जाहिर लगता है कि मिस्टर खान पे मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं ताकि इनको जमात को इंतखाबात की दौड़ से बाहर रखा जाए। तो आज का ये एक्ट, दोबारा गिरफ्तारी डालना, नया केस बनाना, राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान और उस पर यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट, ये स्टैब्लिश करती है अली मोहम्मद खान साहब कि इमरान खान साहब पे सारे जो केसेस हैं वो सियासी ही हैं, सियासी नौयत के हैं और कोई नहीं चाहता कि वो बाहर आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त एडवाइजर हैं पॉलिटिकल, एक तरह से काबीना का हिस्सा है, हालांकि इलेक्शन तो वो नहीं जीत सके, लेकिन उनकी बात हम हुकूमत की बात ही समझेंगे, उनकी बात शहबाज शरीफ साहब की बात होगी। तो फिर यहाँ शहबाज साहब से सवाल बनता है कि अभी इस बजट सेशन में जब मैंने कुछ नुकात उठाए और उसके जवाब में वो खड़े हुए और उन्होंने मुज़ाकरात की बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मामलात हल होने चाहिए गुफ्तगू से, इसी तरह की इसी पैराए में कोई बात शहबाज साहब ने की थी, तो फिर यहाँ राना सनाउल्लाह साहब की बात आप शहबाज साहब के बात के साथ किस जगह फिट करेंगी? जब राना साहब क्लियरली ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी फैसला हो, हुकूमत या रियासत या जो भी आप उसको, आजकल वैसे ही बड़ा ट्रेंड हो गया रियासत लोग करते हैं, वैसे तो बात हुकूमत होती है, रियासती इदारे होते हैं, रियासत तो आप भी हैं, मैं भी, हम सब हैं।
तो अगर वजीर आजम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात या गुफ्तगू और उनका एक जिम्मेदार सीनियर आदमी जो काबीना का मेंबर है और वो कह रहे हैं कि नहीं, बाय हुक और बाय क्रुक हमने इस सबसे बड़े लीडर को अंदर रखना है, तो दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शन में हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए क्या सूदमंद हैं, कैसे जमहूरियत मजबूत हो रही है, और क्या इस तरह माजी में करके जमहूरियत मजबूत हुई है? जिसने भी ऐसा किया है, क्या बीबी शहीद को मुल्क बदर करके पाकिस्तान की सियासत मजबूत हुई थी? बल्कि खुद मियां नवाज शरीफ साहब इस चीज को सह चुके हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में वो भी मुल्क बदर थे। हमारे दौर में तो मियां साहब मुल्क बदर नहीं थे, वो तो उन्होंने खुद ऑप्ट आउट किया था। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में तो मियां साहब को इजाजत ही नहीं थी आने की। तो ये सारी चीजें बिल्कुल अगर माजी में कामयाब हुई हैं, और एक और भी चीज, किसी को जेल में रख के किसी को मुल्क बदर करके क्या किसी की सियासत कभी खत्म हुई है? ना आप सियासत खत्म कर सकते हैं, ना आप उसकी मोहब्बत इमरान खान साहब की लोगों के दिलों से निकाल सकते हैं, ना आपका सिस्टम मजबूत हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अली मोहम्मद खान साहब, गवर्नेंस के हवाले से बिल्कुल सही है, मैं जरा आगे बढ़ना चाहूंगा। उठा रहा हूं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क राना सनाउल्लाह साहब पे। हम जब हुकूमत में आए, हमें कहा जाता था कि आप हुकूमत मामलात बिगाड़ती नहीं है, हुकूमत आग पे पानी डालती है, क्योंकि हुकूमत को सूट करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो आप गवर्नेंस कर सकते हैं। इस वक्त अगर हुकूमती मेन लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इस आदमी को आपने अंदर रखना है जो सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ी जमात है, और उसके बावजूद ये कह कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि इनके साथ ज्यादती हुई, हमें हमारी सीटें दी गई हैं, तो इससे ऐन मुमकिन है कि कल को हमें हमारी जो चोरी शुदा सीटें वो भी मिले। तो जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं आने दे रहे, आप लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं होने दे रहे, तो फिर आप हुकूमत कैसे कर रहे हैं? आप तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, अब जो कल रिजर्व सीट का मामला है, फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि एक तो इमरान खान रेहानी होंगे, दूसरा फॉरवर्ड ग्रुप बनेगा, यानी जो 41 अरकान हैं जिनको 15 डेज के अंदर डिक्लेरेशन देना है, उनमें से 19 का फॉरवर्ड ग्रुप बनेगा। ये उनके पास इंफॉर्मेशन है, आप के पास है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन? उनके पास कैसे है, बताइए। देखें, अब वाडा साहब हमारे पुराने साथी हैं, और मेरा तो जिक्र खैर अक्सर अच्छे अल्फाज में करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से, किस तरह से, कितनी कोई क्रेडिबल होती है। लेकिन घोड़ा भी है, मैदान भी है, 41 बंदे हैं। मैं कहता हूं कि ये 41 के 41 भी मुझे भी उसमें डाल दें, हम सब भी इमरान खान के साथ ना खड़े हों। अल्लाह वैसे वो ना करे, अल्लाह वैसे ना करे कि हम ना खड़े हों, लेकिन अब 41 के 41 चले जाएं, कौम तो इमरान खान के साथ है। मैं तो कहता हूं कि एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, 41 के 41 से इमरान खान के साथ हैं। लेकिन अगर कोई इस हालात में, जब इमरान खान साहब कौम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, पूरी कौम पीछे खड़ी है, सियासत आज सिर्फ तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हो सकती है, पाकिस्तान में पॉपुलर सियासत। अगर कोई शख्स सियासी खुदकुशी करना चाहता है तो फबेहा, अगर वो खुदकुश बमबार अपने आप पे बनना चाहता है सियासी, तो बने। लेकिन मैं नहीं समझता, मैं चूंकि पार्लियामेंट्री पार्टी में हूं, तमाम MNAs से, चाहे पंजाब के हों या हमारे पश्तूनख्वा के, सबसे मेरा करीबी राब्ता होता है। मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सियासी खुदकुशी करेगा, और एक और भी चीज, अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारे इन MNAs को थ्रेट कर लेगा, या उनको गायब हो जाएंगे, या उनको किसी चीज पे कोर्स करके वफादारी चेंज कर लेंगे, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, इस बार पार्टी ने बड़ा क्लियर फैसला किया है। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन आएगी, किसी एक भी MNA के बारे में हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई कि उसको थ्रेट किया जा रहा है, उसको कोर्स किया जा रहा है, हम वही इंफॉर्मेशन उठा के इसी सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे कि आपके फैसले के बाद अब हमारे साथ ये हो रहा है। हम अब इन चीजों को पर्दे में नहीं रहने देंगे। हम चाहते हैं इस मुल्क में सियासत अब बिल्कुल एक आइन के मुताबिक हो। हमारा मेंबर है, हमारे पास उसको आना चाहिए। अगर कोई इसको थ्रेट कर रहा है, कोई इसको फोर्स कर रहा है, उसको हम रोकेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब। और अदालत का जब फैसला दिया था रिजर्व सीट का, उसके बाद अदालत ने कहा भी था कि अगर इस पर मज़ीद कोई मामला हो और आपको कोई इस पर मज़ीद कोई चीज़ें दरकार हो इन टर्म्स ऑफ एनी गाइडेंस और हेल्प, तो डेफिनेटली आप दोबारा रुजू कर सकते हैं। और यही बात अली मोहम्मद खान साहब ने की है कि अगर दोबारा कहीं से थ्रेट हुई और दोबारा कहीं से कोई ब्लैकमेल या कोई थ्रेटनिंग कॉल आई या मना करने की कोशिश आई या प्रेशराइज किया, तो मामला वो अदालत में लेके जाएंगे। ब्रेक लेते हैं।
हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, कल की रिजर्व सीट या आज का इद्दत फैसला और दोबारा गिरफ्तारी, इसका मुल्क की सियासत पर और मुल्क की सियासी इस्तेहकाम पर किस तरह से असर पड़ेगा और किस तरह से मूव ऑन करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, और जो हालात हैं उस पर ज़रा बात करेंगे, कुछ सियासी मामलात पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब जो है वो इद्दत केस में बाइज्जत बरी हो गए, बुशरा भी बरी हो गई। आज दोबारा से एक नया तोशाखाना केस उनके ऊपर डाल दिया, दोनों की गिरफ्तारी भी दोबारा से डाल दी। इसका मतलब ये है कि फैसल वाडा साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि जी इमरान खान साहब अभी रिहा नहीं होंगे, और लेकिन ये फैसल वाडा साहब को कैसे पता है? लेकिन नादिया, सच्ची बात यह है कि जब आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी आया था तो हम ये बात कर रहे थे कि क्या इमरान खान जो है वो अदालती फैसलों से बाहर आ सकते हैं, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इमरान खान कोई केसेस की वजह से तो जेल में नहीं है। जो उनके ऊपर मुकदमे हैं, जाहिर है वो तो एक मजाक है, आपके सामने ही है जिस किस्म के मुकदमे उन पर बनाए गए। आज जो इद्दत केस जिसमें वो बरी हुए हैं, वो और बुशरा बीबी, ये केसेस तो देखिए ना, इनकी कानून में तो ये पूरी पाकिस्तानी की जो लीगल कम्युनिटी है, जजेस हैं, वकीला हैं, वो इसके ऊपर सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये क्या केसेस हैं जो आप बना रहे हैं। इसलिए वो अपने मुकदमों की वजह से तो जेल में है ही नहीं, वो तो अपनी सियासत की वजह से और अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से जेल में। मसला ये है कि आज इमरान खान को अगर अडियाला से बाहर आते हैं तो एक सिरा लाहौर में होगा लोगों का, एक सिरा पेशावर में होगा। जो इस वक्त उनका पॉपुलैरिटी है, मुजीबुर रहमान को इससे पहले बांग्लादेश में ये पॉपुलैरिटी मिली हो तो मिली हो, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद किसी पाकिस्तानी और लीडर को तो ये पॉपुलैरिटी नसीब नहीं हुई जो इमरान खान को है। लिहाजा हुकूमत को मालूम है कि इमरान खान के जेल से बाहर आने का मतलब ये है कि मौजूदा निज़ाम का खात्मा हो, लिहाजा वो तो पूरी कोशिश इस तरह के जाली केसेस बना के करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत की पास पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? उनके पास पॉलिटिक्स कोई नहीं है, और इस वक्त लग ये रहा है कि वो 125 जो सारे हमारे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एक तरफ उनसे चौमुखी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के हर सेगमेंट से जो है वो अलहदा लड़ाई लड़के बैठे हुए हैं। सो आई डोंट नो वो मैनेज कैसे करेंगे। देखिए फवाद चौधरी साहब, जब आप ये बार बार कहते हैं कि उनको अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, बज़ाहिर आज मिला, उससे पहले भी केसेस में मिला, लेकिन दोबारा से केसेस डाल दिए गए, लेकिन अदालतों से रिलीफ मिला। अगर आप ये कहते हैं, आपकी बात को मान लिया जाए कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे मिलेगा? क्या तजवीज़ है आपके पास? नहीं, अदालतों से तो रिलीफ जो है वो मिल रहा है, क्योंकि केसेस ही इतने कमजोर और इतने वाहियात हैं कि उनके ऊपर किसी भी जज के लिए उनको खड़ा रखना बड़ा मुश्किल है। आपने रीजंस लिखनी होती हैं, सफ़े लिखने होते हैं जो तारीख का हिस्सा बनते हैं। लिहाजा जजेस के लिए तो उन कन्विक्शंस को अपहोल्ड करना बड़ा मुश्किल है ना। जो रिहाई नहीं हो पा रही उसकी, इससे इमरान खान को तो आप जो है वो छोड़ दीजिए, वो तो बड़े लीडर हैं। जो सनम जावेद के साथ हो रहा है, जो आलिया हमजा के साथ हो रहा है, जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है, आप देखिए ना, एक जाली स्टेट अपरेटस जो है उस लीगल उसको क्रिएट करके आपने लोगों को जो है वो सबको जेलों में जो है वो डाला हुआ है, रखा हुआ है। और उसकी वजह असल में आप देखिए ना, 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि कम्प्रीहेंसिव बहुत बड़ी तहरीक चले और उसके नतीजे में एक प्रेशर बिल्ड हो और इमरान खान बाहर आए, या एक निगोशिएशंस हो और पाकिस्तान को हम नॉर्मलाइज करें। पर्सनली मेरी नज़र में अल्टीमेटली तो निगोशिएशंस ही होनी है, लेकिन निगोशिएशन से पहले एक तहरीक का माहौल क्रिएट करना बहुत अहम है। पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, इसने जो सबसे अहम मौका था तहरीक खड़ा करने का, मेरी नज़र में वो 9 फरवरी था, जबकि पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के वोटर ने पीटीआई को इलेक्शन जितवा दिया, लेकिन 9 तारीख को जो पीटीआई की लीडरशिप है वो उस मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सकी। वो दिन था कि जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भरपूर तहरीक जो थी वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, मौका का ज़ाया हो गया। अब तहरीक का माहौल तभी बन सकता है जब एक मजबूत अपोजिशन अलायंस की बुनियाद रख दी जाए। और मुझे खुशी है कि आज असद कैसर साहब ने जो है मौलाना फजल रहमान साहब से बात की है, हाफिज नईम साहब से बात की है, और उन्होंने भी
जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसको वेलकम भी किया है और एक बड़ा लीप फॉरवर्ड हुआ है इस अपोजिशन अलायंस की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएगा कि जैसे आज जो फैसला आया, फिर कल जो फैसला आया था रिजर्व सीट्स वाला, इस पे डेफिनेटली जो हुकूमती सफ़े हैं उनमें खलबली तो मची है। नवाज शरीफ ने अपने लोगों को मरी में कॉल कर लिया, हंगामी इजलास हो गया, उन्होंने कहा जी रिलीफ उनको लाडले को मिला जा रहा है, सख्त फैसले हमसे करवा लिए। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता कर लिया, वो सर जोड़ के बैठ गए। तो हुकूमती सफ़ों में खलबली तो मची है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद ऐसे अदालतों से फैसले आ सकते हैं जिसके नतीजे में हुकूमत के लिए परेशानियों में इजाफा हो सकता है? देखिए नादिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग है उसमें तो इस वक्त जो नंबर गेम है, आपको मालूम है जब 22 सीटें ऐड हो गई हैं पीटीआई की, तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई अब चली गई है 115 के ऊपर नेशनल असेंबली में, और इसके साथ जेयूआई के मुझे नहीं मालूम इस वक्त 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो वो अराउंड 118, 119 या 120 के ऊपर जो है वो नंबर चला जाता है। अब जो नंबर है वो है 167, तो इसका मतलब यह है कि आपको तकरीबन 40 के करीब सीटें और चाहिए हुकूमत को जो है वो ऐवान से भी आप बाहर कर सकते हैं। अब उसके लिए जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो इस वक्त पंजाब में मीटिंग हो रही है, होनी थी, जो कल आप मुझे नहीं मालूम कि हुई है या नहीं हुई, जो जस्टिस आलिया नीलम से इलेक्शन कमीशन ने मिलके ट्राइब्यूनल्स के ऊपर बात करनी है। इस वक्त जो कल 13 रुकनी बेंच का फैसला आया है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन चार्जशीट हुआ है उसमें बड़ा मुश्किल हो गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए इलेक्शन कमीशन को एंटरटेन करना और अपने उन 4 जजेस को चेंज करना जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है जुडिशरी में। और जस्टिस आलिया नीलम को अपने जजेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और अगर ये जजेस रह जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगले 40-45 दिनों में जो सीटें हैं वो पीएमएलएन की 40-45 सीटें उठ सकती हैं। तो उसके नतीजे में फिर पीएमएलएन को तो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनके लिए तो मेक एंड ब्रेक चल रहा है। तो देखते हैं कि ये जो मीटिंग होती है इसके क्या नतीजे निकलते हैं आजकल। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया था। इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि मुज़ाकरात करूंगा लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। कल उन्होंने एक और बात की या आज की कि इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया कि आप नए इंतखाबात करा दें। ये हम या बार बार आप जब इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे वो इंतखाबात करा दें, वो मुज़ाकरात कर ले, इसका मतलब है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं उनके रोल को सियासत में। देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिशियन है या जो भी है उसने एग्जिस्टिंग मेन्यू से चीजें लेनी है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो सारी मतलब ये वज़रा आपके पास आते हैं, मिलते हैं, आपको भी वो यही कहते हैं कि देखें हमारा क्या ताल्लुक है इन गिरफ्तारियों से। आप वो कहते हैं कि देखें ये लोग जो जेलों में हैं कौन सा हमने रखे हुए हैं, और वो बिल्कुल जो ये सारा मामला है उससे अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर उनका कोई ताल्लुक नहीं है और वो सारा बोझ एस्टैब्लिशमेंट पे ही डालते हैं, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे के शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया कि 18 सीटों से उन्होंने इनकी सीटें कोई मेरा ख्याल है 75-78 कर दी और इनको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया। तो अब उनका तो ये ख्याल था ना कि ये कोई बोझ बांट पाएंगे शहबाज शरीफ उनका कोई बोझ जो है वो नहीं बांट पा रहे। लिहाजा इस वक्त जो नून लीग है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई फायदेमंद अब मौजूदा हालात में जो है वो नजर नहीं आ रही है, और एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि आखिर उन्होंने इस बोझ को कितनी देर तक उठाना है, कितनी देर तक ये जो सियासी लाश है उसको लेके वो चलेंगे। तो इस हालात में एस्टैब्लिशमेंट को ये कहना कि उनका रोल नहीं है, ये तो फिर एक हकीकत से नजर चुराने वाली बात होगी। उनका रोल है, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही होना चाहिए जहां पर सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट अपना अपना रोल डिफाइन कर सकें, तय कर सकें और पाकिस्तान को हम यहां से आगे ले जा सकें। चलें, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तजवीज़ तो आपकी अच्छी है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपकी जो पीटीआई की जो अभी प्रेजेंट कोर कमेटी है इसके साथ जो इशूज़ थे वो कुछ सॉल्व होने जा रहे हैं? आप बाकायदा तौर पे पीटीआई में आपका कम बैक होने जा रहा है, कोई उम्मीद बर आई है, नजर आई है? देखिए सच्ची बात यह है कि जो मौजूदा कोर कमेटी है या लोग हैं मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूँ, स्पेशली
जो 3-4 लोग चलाते हैं या चीज़ें करते हैं। इसलिए हमारा तो ताल्लुक इमरान खान से है। जो पुरानी लीडरशिप है, असद कैसर साहब हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, उसके बाद जो मियां असलम हैं, हमाद साहब हैं, हमाद अजहर हैं, ये लोग सारे हमारे दोस्त हैं। मुराद सईद हैं। इसी तरह से पंजाब से अगर आप ले लें तो महबूब हुसैन शाह साहब हमारे MNA हैं, महबूब सुल्तान साहब। उसके बाद अपने जो आमिर डोगर हैं, ये लोग हैं जो हमारा तो इनसे वाकफियत है और ताल्लुक है। और इनके अलावा हम ज़्यादा लोगों को तो मैं इनको तो नहीं जानता। मेरा ताल्लुक तो इमरान खान से है। सो हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। सो कोर कमेटी, नो कोर कमेटी, उसको इतना बड़ा सच्ची बात है कि मैंने कभी गौर भी नहीं। तो आप खुद क्यों नहीं कोशिश करते इमरान खान से मुलाकात करने की? इमरान खान जेल में है और वहां पे मेरा कुछ मिनिमम जो राब्ता है वो रहता है और बातचीत जो है वो होती है। इमरान खान साहब से राब्ता रहता है आपका? तो भी जो है मतलब मुझे जैसे इंतजार पंजोथा जो है, उन्होंने मुझे पैगाम दिया कि वो मिलना चाहते हैं और उस वक्त जो है वो मैं जा रहा था। फिर बाद में तो इसलिए चूंकि लॉयर्स जाते हैं ज्यादातर लॉयर्स आपको पता ही है, मेरे कुलीग हैं, दोस्त हैं, तो उस हवाले से नहीं, वो तो पुरानी बात होगी ना, वो तो पुरानी बात होगी ना चौधरी साहब, वो तो पुरानी बात हो गई। अभी कोई नया पैगाम मिला आपको इंतजार पंजोता या किसी और से खान साहब का? मैं बस मैं आप इसको इस तरह से बना लें कि ऐसा नहीं है कि कोई राब्ता नहीं, इसको इस तरह से कर लें, जरा बेहतर हो जाए। नहीं, थोड़ी सी खबर देते जाए ना कि कोई पैगाम मिला है खान साहब का आपको किसी के भी जरिए हालिया दिनों में? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ जो मैंने बता दिया है। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कोई राब्ता नहीं, इसको बस आप आगे अपडेट। तो खान साहब चाहते हैं कि आप पार्टी में दोबारा वापस आए, आपको कोई पोजीशन मिले? चलें ये बताते हैं। इस तरह की मेरी कोई बात हुई नहीं होगी और पार्टी में ही है, हमने कहा होना है। लेकिन ना आपको ओहदों वगैरह की जरूरत तो तब होती है जब आपकी कोई आइडेंटिटी का इशू है। हमारे मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओहदा चाहिए नहीं है। तो बाकी हम इमरान खान के साथ हैं, इसलिए कि 22 करोड़ लोग इमरान खान के साथ हैं, तो इसलिए कि ओहदे वगैरह जो है वो इररेलेवेंट है, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बहरहाल इन एनी केस हम तो खान साहब के साथ हैं और जो पॉलिटिक्स हमारी है वो इमरान खान की है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब। और गुफ्तगू कर रहे थे फवाद चौधरी साहब से और कहना उनका यही है कि मुकदमात चूँकि सियासी हैं तो अदालतों से रिलीफ बेशक मिलते रहेंगे, मज़ीद सियासी मुकदमात बनते रहेंगे। इसका हल जो है वो मुज़ाकरात में ही है, इंगेजमेंट में ही है। सूनर और लेटर इवेंचुअली आपको मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे या राब्ते ही करने पड़ेंगे। दूसरी जो अहम बात उन्होंने की है कि वो इमरान खान साहब से आज भी राब्ते में, ज़्यादा वो पूछने पर भी बता नहीं रहे थे, कहेंगे इतना ही काफ़ी है। शायद जो वो किसी को बताना चाह रहे थे वो इतना ही बताना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। प्रोग्राम से दीजिए नाते मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।